प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल से आप राजनीति ना करें, ये हॉस्पिटल से आप सहयोग करें। प्रतिनिधियों का ये भी आरोप है आप पर कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और जो आपसे मिलने आते हैं उन्हें एक जो व्यवहार मिलना चाहिए, एक डॉक्टर, एक प्रतिनिधि, उन्हें ये वो नहीं सब मिल पाता है। फालतू का न्यूसेंस क्रिएट करना हो गया है। जब एमबीबीएस डॉक्टर हैं ही वहां पे अवेलेबल नहीं है, तब आप साहब ढूंढिए की एमओआईसी नवासी है आप। जैसे सीमांचल में कई ऐसे नेता हैं जो जिनके वो गुरु हुआ करते थे या है भी, और उन्होंने कई ऐसे नेताओं को जन्म दिया। आज अगर आंखों में आंख डालकर जो हम पदाधिकारियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तस्लीमुद्दीन साहब की इसमें बहुत बड़ा तस्लीमुद्दीन साहब का रोल है, लेकिन उनकी नवासी पर आरोप लग रहा है। क्यों तस्लीम साहब के गुण को आप नहीं ले पाए, क्यों लोगों के प्यारे नहीं हो पाए आप? देखिए, हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब मेरा फैमिली पॉलिटिकल करियर उन लोग का रहा है। उन लोग, दैट इज पर्सनल रीजन। ये हम यहाँ काम करने आए हैं, प्रोफेशनल काम करने के बाद भी हम लोग को मेरे काम को सराहाया नहीं जाता। बोलते डॉक्टर देर से आते हैं। यही बात की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टर्स लोग बोल रहे थे कि मैम हम लोगों को कोई चारों तरफ से कोई सपोर्ट नहीं करता है। खुद भी अगर यहाँ हॉस्पिटल आए, हल्ला हंगामा करने नहीं आए, आके देखने आए कि सफाई नहीं है, कहाँ है सफाई करने, आओ सफाई करो। ये सिर्फ मेरा ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारे मेंबर का, ये सारे पब्लिक का, ये सब प्रतिनिधियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल साफ हो। इसमें ये भी नहीं बहाना लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन था, एक्सरे नहीं था। एक्सरे करके क्या फायदा जब पेशेंट गैस्पिंग पे है, डॉक्टर वहां अवेलेबल है, डॉक्टर बोल रहे हैं गैस्पिंग पे है, लेके जाइए जल्दी पेशेंट को रेफर कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि नाना के कदमों पर चलें, लेकिन पता नहीं क्या है, लोगों को मेरे से नाराजगी पता नहीं, लेकिन हम, उनका कहना था मेरे से कि जो भी काम करो सिंसियरली करो, और कोई भी हम यहाँ काम कर सहयोग किया जाए, इसमें ना कि बाधा क्रिएट किया जाए। और बाउंड्री रहने से सिक्योरिटी वाइज, पेशेंट वाइज और क्वालिटी वाइज भी हम लोग का हॉस्पिटल अच्छा के अलावे और कहाँ आप ड्यूटी देते हैं तमाम तर चीज, और क्या कुछ है लोग? और कुछ लोगों का कहना है कि वो जनरेटर पार्क के रास्ते में है, जबकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ डिजीज्ड पर्सन आते हैं, डिलीवरी आता है और बहुत सारे पेशेंट्स का इनफ्लो रहता है यहाँ पे। और लोगों ने कहा कि अगर सही समय पे सही उपचार उन्हें बहादुरगंज अस्पताल दे देता तो शायद एक व्यक्ति की जान जो है उसे बच। ऑक्सीजन नहीं था, एक्सरे की सुविधा नहीं थी, और उस दिन आप थे भी नहीं। मैं चाहूँगा उस दिन की घटना पर के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आरोप लग रहे हैं आप पर, तो मैं चाहूँगा उस दिन की घटना की क्या सच्चाई? क्योंकि जब तक रेफर किया गया, जब तक इन लोग बहस किया गया पब्लिक से, तो पेशेंट डेथ हो गया। लास्ट सिर्फ सांस चल रही थी हल्का, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसका कम था, 50 आ गया था ऑक्सीजन सैचुरेशन। आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारे साथ मौजूद है बहादुरगंज अस्पताल के प्रभारी रिजवाना तबस्सुम मोहतरमा। हम आज बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कई आरोप प्रत्यारोप इन पर लगे हैं, तमाम तर चीज़ों को लेकर आज हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पूछिए जो पूछना। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि पिछले दफ़ा कई यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने साफ कहा कि आप मोबाइल जो है वहाँ यहाँ छोड़ कर जाते हैं ताकि लोकेशन में मोबाइल रहे और आप यहाँ से गायब रहते हैं। इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोला गया है वो फॉल्स एलिगेशन है मेरे पे, बिकॉज मोबाइल यहाँ तो रहना ही है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में जो काम है वो मोबाइल पे ही ओटीपी आता है, और वो मोबाइल मेरे पास रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो मोबाइल मेरे ही साथ रहता है। ऐसे छोड़ के हम कहीं नहीं जाते हैं मोबाइल को, बिकॉज वो सरकारी मोबाइल है, उसी से मेरा सारा काम होता है। पंचायत समितियों की जब बैठक हुई थी वहाँ पे कुछ बात आपको लेकर, भटाबड़ी के कोई मुखिया है, उन्होंने कहा था कि जो है आप किसी भी पंचायत समिति की जो मीटिंग होती है उसमें आप जाते नहीं, एक तो दूसरा जिन्हें आप भेजते हैं वो आपके सवालों का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं तो सारे मीटिंग्स में जाती हूँ। इत्तेफाक है कि इस बार मैं छुट्टी पे थी, 19 तारीख से 28 तारीख तक छुट्टी में थी, 28 को मीटिंग हुआ है, तो उस वक्त मैं प्रेजेंट नहीं थी इस मीटिंग में, बिकॉज आई वॉज ऑन लीव रीजंस। और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ आई वॉज अवेलेबल, मैं थी वहाँ। जनप्रतिनिधियों का ये भी आरोप है आप पर कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और जो आपसे मिलने आते हैं उन्हें एक जो व्यवहार मिलना चाहिए, एक डॉक्टर, एक प्रतिनिधि, उन्हें वो नहीं मिल पाता है। अच्छा, देखिए यहाँ ये सीएचसी है,
यहाँ पे सारे एमबीबीएस जो ड्यूटी करते हैं, मैं भी एमबीबीएस हूँ, वो भी। अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स आर देयर टू अटेंड। इसमें एमओआईसी क्या कर लेगा ये बताइए। अब एमओआईसी का काम है सारा चीज देखना, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, क्वालिटी की अवेलेबिलिटी एंड हॉस्पिटल की व्यवस्था की अवेलेबिलिटी शुड बी गुड। तो वो तो मैं करती हूँ। जब मुझे पेशेंट देखना हो तो मैं पेशेंट देखती हूँ, जब मुझे व्यवस्था देखना हो तो मैं व्यवस्था देखती हूँ। अब कोई डेड बॉडी आया है, एग्जाम्पल, अगर वो डेड बॉडी आया है तो वहाँ एमबीबीएस देख रहे हैं, उसको डेड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें एमओआईसी वहां जाके क्या करेगा? तब डेड बॉडी में बोला जाता बुलाओ एमओआईसी को, नहीं है एमओआईसी। बस ये सब फालतू का न्यूसेंस क्रिएट करना हो गया। जब एमबीबीएस डॉक्टर हैं ही वहां पे, अवेलेबल नहीं है, तब आप ढूंढिए एमओआईसी को। और एक 24/7 तो हम नहीं रह पाएंगे, रात में भी दिन में भी। हम दिन में आते हैं, कभी रात में आके ड्यूटी करते हैं, कभी इवनिंग आके, ये रोस्टर वाइज ड्यूटी हमारा चलता रहता है। हमने जब यहाँ आया तो कुछ मीटिंग चल रही थी डॉक्टर के साथ, मैं चाहूँगा थोड़ी देर उस पे भी बातचीत हो जाए कि मीटिंग क्या कुछ था। हाँ, एक्चुअली डॉक्टर्स थोड़े से डिमोरलाइज हो गए हैं। इतना काम करने के बाद भी हम लोग को, मेरे काम को सराहाया नहीं जाता, बोलते डॉक्टर देर से आते हैं। यही बात की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टर्स लोग बोल रहे थे कि मैम हम लोगों को कोई चारों तरफ से कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप नीचे अवेलेबल रहो, ऊपर अगर आपको रिफ्रेशमेंट भी लेना है, स्टाफ को बोल के आया करो कि रिफ्रेशमेंट के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहादुरगंज जैसे हाई अलर्ट एरिया, जहाँ भी एक्सीडेंट होता है डायरेक्टली यहाँ आते हैं। तो उसको मैंने बोल दिया, क्योंकि वो नए हैं तो इसलिए उनको मैंने बोल दिया है कि अपनी ड्यूटी सिंसियरली करें, दोबारा ही मुझे ये कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। आप ड्यूटी अच्छे से कीजिए, विल बी देयर फॉर योर बैकअप। सेनेटर, रास्ते का क्या मामला चला अस्पताल में जो कई दिनों से इस बहुत पुराना मामला है, कुछ जानकारी आपको? हाँ, ये जनरेटर जो रखा हुआ है वहाँ पे, वो मेरे आने से पहले से ही, जब ये बिल्डिंग बना था तभी से रखा हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जनरेटर पार्क के रास्ते में है, जबकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ डिजीज्ड पर्सन आते हैं, डिलीवरी आता है और बहुत सारे पेशेंट्स का इनफ्लो रहता है यहाँ पे। इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट वीक हैं और हेल्दी पीपल पार्क में हैं, पार्क से यहाँ आएंगे जाएंगे। हॉस्पिटल के बाउंड्री में ब्रीच नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल के बीचों बीच पार्क का रास्ता नहीं होना चाहिए, वो पहले से ही नहीं है। और इस वजह से इन लोग एक दिन रातों रात आके जेसीबी से बाउंड्री जब बन रहा था तोड़वा दिया गया। उसमें हम क्वेश्चन किए, इस वजह से उन लोग को बुरा लग गया। तब हम आगे जाके लिख के भी दिए, वो हॉस्पिटल का बाउंड्री जो बन रहा था उसको तोड़वाया गया। तो यही सब मैटर चल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी मेंबर हैं, जो भी पब्लिक के लोग हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो ये पब्लिक का सुविधा के लिए है और पेशेंट लोग की सुविधा के लिए ये हॉस्पिटल में, इसमें सहयोग किया जाए, इसमें ना कि बाधा क्रिएट किया जाए। और बाउंड्री रहने से सिक्योरिटी वाइज, पेशेंट वाइज और क्वालिटी वाइज भी हम लोग का हॉस्पिटल अच्छा होगा। कुछ लोगों ने ऑन कैमरा खुलकर इस बात को भी कहा है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल घराना जिसका किशनगंज में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में एक वर्चस्व रहा है, कहीं ना कहीं रिजवाना तबस्सुम जी उस पावर का गलत फायदा उठा रही है और इसलिए लोग कुछ बोल नहीं पा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और मनमाने ढंग से आप कार्यों को अंजाम देते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं कोई भी कार्य करती हूँ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करती हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल होके कोई भी कार्य करती हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे ये हॉस्पिटल देखना है, ये हॉस्पिटल का क्वालिटी मेंटेन करना है, सब कुछ, दवाई की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, कैसे हॉस्पिटल चलाना है, वो मेरा काम है। देखिए, हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, मतलब मेरा फैमिली पॉलिटिकल करियर उन लोग का रहा है, उन लोग, दैट इज पर्सनल रीजन। ये हम यहाँ काम करने आए, आई एम प्रोफेशनली हियर, ये दोनों चीज को मिक्स ना करें तो बेटर है। वो फैमिली, लेट तस्लीमुद्दीन साहब मेरे नाना थे और अब इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये मेरा फैमिली मैटर है। वो सब चीज हम अपने यहाँ प्रोफेशनल एरिया में हम इसको नहीं लाते हैं। हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नौकरी करते हैं। लगभग जनप्रतिनिधि जो है वो आपसे नाराज चल रहे हैं, तो दो चीज़ हो सकता है कि या तो यहाँ की विधि व्यवस्था जो है उसमें कुछ कमी है, या फिर प्रतिनिधियों के साथ आपका कोई कुछ इस तरह की बातें हैं जिसे हम लोग नहीं जान पा रहे हैं।
कुछ खुलकर बताना चाहेंगे नाराजगी की असल वजह क्या हो सकती है? नाराजगी का वजह आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली हम एंटरटेन नहीं करते हैं फालतू की लूज गॉसिप को। यहाँ है कि आप आइए, आपको दिखाना है दिखाइए, काम कीजिए, आप जा सकते हैं। बैठ के हम यहाँ पर बहस नहीं करते या कोई काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और किसी से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। और लेकिन उन लोग को पता नहीं क्या है कि मेरे से नाराज है तो मेरे से आके बात करें। बड़ी घटना बहुत दुखद रहा, 3 लोगों की मौत हो गई दीवार ढहने से और हम लोगों ने सोशल से देख सुन पाया कि उनमें से जो एक व्यक्ति था वो जीवित थे और लोगों ने कहा कि अगर सही समय पे सही उपचार उन्हें बहादुरगंज अस्पताल दे देता तो शायद एक व्यक्ति की जान जो है उसे बच ऑक्सीजन नहीं था, एक्सरे की सुविधा नहीं थी और उस दिन आप थे भी नहीं। मैं चाहूँगा उस दिन की घटना पर के बाद थोड़ा-सा ज़्यादा आरोप लग रहे हैं आप पर, तो मैं चाहूँगा उस दिन की घटना की क्या सच्चाई थी? उस दिन डॉक्टर नूर आलम ऑन ड्यूटी प्रेजेंट थे। दो पेशेंट डेड हो चुके थे। लास्ट पेशेंट गैस्पिंग पे आया। गैस्पिंग मतलब कि ही इज ऑन लास्ट स्टेज, बस सांस चल रही थी उसकी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। ये नहीं बोल सकते कि पहले जमाना था ऑक्सीजन सिलेंडर का कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, पाइप नहीं है, ये सब बहाना नहीं चलता। अभी भी जाइए आप इमरजेंसी में, 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एनी टाइम है। वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसमें पाइप लगा हुआ है। जैसे ही पेशेंट आता है इमीडिएटली ऑक्सीजन डिलीवर करता है वो। इट इज 100% गुड। और इसमें ये भी नहीं बहाना लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन था, एक्सरे नहीं था। एक्सरे करके क्या फायदा जब पेशेंट गैस्पिंग पे है, डॉक्टर वहां अवेलेबल है, डॉक्टर बोल रहे हैं गैस्पिंग पे है, लेके जाइए जल्दी, पेशेंट को रेफर कर रहे थे। क्योंकि जब तक रेफर किया गया, जब तक इन लोग बहस किया गया पब्लिक से, तो पेशेंट डेथ हो गया। लास्ट सिर्फ सांस चल रही थी हल्का। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसका कम था, 50 आ गया था ऑक्सीजन सैचुरेशन, जबकि 98 97 होना चाहिए था। पंचायत समिति के बैठक में ही पलासमनी और भाटाबरी के जो समिति सदस्य है उन दोनों ने जिनका वीडियो भी मेरे पास है, का आरोप लगाया कि जब प्रसव का जब ये मामला आता है तो वहाँ पर बहुत सारे सफाई कर्मी से लेकर जो नर्स तमाम तर चीज़ें हैं 1000-2000 करके पैसे देने पड़ते हैं। इस बात की कोई जानकारी है आपको? नहीं, पैसे तो यहाँ नहीं लिया जाता है फॉर श्योर। मुझे एक बार कंप्लेन भी आया था, मैंने उस पर एक्शन लिया है एक सिस्टर का, तो उसको मैं हटा भी दी हूँ लेबर रूम से और दोबारा उसको लेबर रूम पे नहीं रखी हूँ। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि कहीं पैसा लिया जाता है। एंड आई एम श्योर कि अब पैसा नहीं लिया जाता है जब से मैंने एक्शन लिया है उस एएनएम पर। भाटाबाड़ी और नटुआपाड़ा के पंचायत में आशाओं का कोई मामला है ऐसा जिसकी बहाली आप नहीं कर रहे हैं? इस तरह की बात जो है पंचायत समिति की मीटिंग में वहाँ के मुखियाओं द्वारा ये बातें आई थी। क्या सच्चाई है? क्या जानते हैं? अच्छा, वो आशा का बहाली के बारे में ये है, मैटर ये है कि पहले लास्ट ईयर मैंने एक बहाली की है जिसका एंट्री अब तक हुआ नहीं है। तो जब तक वो एंट्री नहीं होता तब तक ये बहाली हम कर नहीं सकते हैं। अब बहाली कर देंगे, आशा को अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा बहाली का? यही बात है। तो मुखिया से मेरी बात भी हुई है, उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि वहाँ उसका एंट्री हो जाएगा उस आशा का, तो मैं उसका बहाली कर दूँगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जो अवाम है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है चूँकि जब तक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का आपसी समन्वय बेहतर ना हो, तो जनता को उसका सही लाभ नहीं मिल पाता। अगर प्रतिनिधि और पदाधिकारी आपस में लड़ते रहेंगे, तो उससे क्या होता है ना कि अवाम को सही जो है वो नहीं मिल पाता है। तो आपके तरफ से क्या पहल रहेगा कि जो चीज़ें हो रहा है, आरोप-प्रत्यारोप का, ये कैसे खत्म हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमें सबका सहयोग के साथ ये हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पब्लिक को अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट और सुविधा मिल जाए और पब्लिक प्राइवेट में ना जाके हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए इलाज के। ये मेरा पहला मोटिव है। पहला चीज़ इसके लिए 4-5 पॉइंट्स है जो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ कुछ पॉइंट्स है जिस पर मेरा फोकस है और हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी इस पर फोकस करें और खुद भी अगर यहाँ हॉस्पिटल आए, हल्ला हंगामा करने नहीं आए, आके देखने आए कि सफाई नहीं है, कहाँ है सफाई कर्मी, आओ सफाई करो।
ये सिर्फ मेरा ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारे मेंबर का, ये सारे पब्लिक का, ये सब प्रतिनिधियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल साफ हो, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल से आप राजनीति ना करें, ये हॉस्पिटल से आप सहयोग करें। आखिरी सवाल मैम कि अस्पताल में कई सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों के लिए समय समय पर स्प्रे की जाती है, लेकिन होता क्या है ना कि लोगों को उसकी जानकारियां जो है वो मिल नहीं पाता है। कभी मीडिया के माध्यम से ही हो या आजकल सोशल मीडिया का दौर है। खास करके बहादुरगंज अस्पताल इसको लेकर मैं जहाँ तक ये मैं मेरा मानना है, मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ इसमें वो थोड़ा सा पीछे है। लोगों को जानकारियां नहीं मिल पाता है, चूँकि आज भी जो मान लीजिए कि कल यहाँ कोई शिविर है और जब जो ये गाँव देहात का इलाका है, बखूबी जानते हैं, यहाँ के लोकल है आप सीमांचल के, तो जब तक उन्हें ये जानकारी ना मिले, तो वो कैसे लाभ ले पाएँगे? अच्छा, इसके लिए हम और अच्छे से देखेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। तो आई विल सी टू इट, जो भी अगर योजना आता है, उससे 2 दिन पहले मैं माइकिंग करवा दूँगी या मीडिया में फैला दूँगी। मेरे पास आशा लोग हैं, उससे मैं प्रचार करवा देंगे। थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि और कुछ आपके बारे में हॉस्पिटल के अलावे और कहाँ आप ड्यूटी देते हैं तमाम तर चीज़ और क्या कुछ है? लोग जानना चाहेंगे। और आपकी क्या? हॉबी क्या? नहीं और क्या, मैं यहाँ ड्यूटी करती हूँ और बस, और क्या। ड्यूटी के अलावा जैसे कि एक डॉक्टर भी है, लेकिन एक पॉलिटिकली हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की नवासी है आप। जैसे सीमांचल में कई ऐसे नेता हैं जो जिनके वो गुरु हुआ करते थे या है भी, जी। और उन्होंने कई ऐसे नेताओं को जन्म दिया। आज अगर आँखों में आँख डालकर जो हम पदाधिकारियों से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं तस्लीमुद्दीन साहब की इसमें बहुत बड़ा तस्लीमुद्दीन साहब का रोल है। लेकिन उनकी नवासी पर आरोप लग रहा है। क्यों तस्लीम साहब के गुण को आप नहीं ले पाए? क्यों लोगों के प्यारे नहीं हो पाए आप? हम कोशिश करते हैं कि नाना के कदमों पर चलें, लेकिन पता नहीं क्या है, लोगों को मेरे से नाराज़गी पता नहीं, लेकिन हम उनका कहना था मेरे से कि जो भी काम करो सिंसियरली करो, और कोई भी हम यहाँ काम कर रहे हैं सिंसियरली कर रहे हैं, जी। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत-बहुत शुक्रिया। विदा लेना चाहेंगे। अगर कुछ सवाल छूट गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाद में अस्पताल को लेकर कई बातें निकल कर सामने, आपने देखा भी होगा तमाम तर चीज़ों को। तो हमारे भी कुछ सवाल थे, लेकिन वक़्त की कमी रहती है, बड़ी ज़िम्मेदारी वाली पद पर है। जो सवाल कई महीनों से फ़ेसबुक में आप लोग देख रहे होंगे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा था, लगभग उन्हीं सवालों को हमने रखने का काम किया है। इस बातचीत को लेकर आपके अपने क्या विचार है? आप बहादुरगंज अस्पताल को लेकर के क्या अपनी जो आपकी नज़रिया है वो रखते हैं? ख़ास करके जो रिजवाना तबस्सुम जी, उन्होंने एक बड़ी बेहतर बात की है तमाम तर बातों में कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और आपको लगता है कि मेरे पास कोई सुझाव है और आपके को कुछ शिकायत है, तो एक बार आपको अस्पताल प्रबंधक से या फिर प्रभारी जिनसे भी आपके बेहतर तालमेल है, उनसे मिलकर आप भी अपने विचार का आदान-प्रदान कर सकते हैं। और प्रतिनिधि और पदाधिकारी के समन्वयों से ही कोई चीज़, कोई संस्था बेहतर तरीके से चल पाता है। विदा लेना चाहेंगे, हम आपसे गुज़ारिश करेंगे, इस खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।